हेलो गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर्स अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब होता क्या है कि बहुत सारे एक्ट्स आपने देखे होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आपने देखा होगा, इसी तरह से आपने ट्रिब्यूनल के बहुत सारे प्रोविजंस देखे होंगे। आपने कंपटीशन एक्ट 2002 देखा होगा, और भी आपने बहुत सारे एक्ट्स देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है कि दिस अथॉरिटी shall have the same power as assigned under the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। बहुत जगह में आपने इस तरह की पावर्स को देखा होगा। तो आज हम इन्हीं पावर्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इनके अंदर क्या लिखा गया है। अगर एक बार हम समझ गए तो फिर याद करने में भी इजी रहता है। सबसे पहला देखो, मैं यहाँ पर अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक्ट की कोई अथॉरिटी मान लेता हूँ और उस अथॉरिटी के पास ये पावर है। तो आप जो भी रेलिवेंट एक्ट पढ़ रहे होंगे उस अथॉरिटी की ये पावर्स आप मान लेना, ठीक है। तो मैं अपने एग्जाम्पल में लेकर के चल रहा हूँ ट्रिब्यूनल की पावर। समझ आ गई बात? तो मान लो ट्रिब्यूनल की ये सारी पावर्स हैं। इसी तरह से अगर आप कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे होंगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ये सारी पावर्स हैं। आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पढ़ रहे होंगे, एनजीटी एक्ट 2010 पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर एनजीटी की ये सारी पावर्स आपको गिवन होंगी। तो समझ आ रही है बात मेरी, मैं किस तरह से बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर हम एक बार इन सभी चीज़ों को याद कर दें तो ये सारे एक्ट्स के लिए कॉमन है। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। तो मैं अपने एग्जाम्पल में अभी जो मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा 1 से लेकर के 10 तक, ये जो 8 पॉइंट्स है 1 to 8, इन 8 पॉइंट्स को समझाने के लिए मैं अपने केस में ट्रिब्यूनल का एग्जाम्पल लेकर के चलूंगा कि ट्रिब्यूनल के पास ये सारी पावर्स है। कौन सी ट्रिब्यूनल? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक हो गई बात? मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं सारे एक्ट्स को यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं केवल एक एक्ट को लेकर के चलूँगा। तो समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। समनिंग का मतलब होता है नोटिस देना। तो जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी क्या देगा? नोटिस देगा। से फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्टर का केस जो है वो एनसीएलटी के पास चल रहा है, तो एनसीएलटी क्या देगा? एक नोटिस देगा कि आप अपने को एनसीएलटी में प्रेजेंट करो। एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, और उसको मजबूर करना कि वो अटेंड हो जाए कोर्ट के अंदर या ट्रिब्यूनल के अंदर। तो मजबूर आप कैसे करोगे? आप उसको इन्फोर्स कर दोगे। से फॉर एग्जांपल आपने नोटिस में लिख दिया कि डायरेक्टर अगर आप 5 दिनों के अंदर अंदर एनसीएलटी में प्रेजेंट नहीं होते तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी कि कसम खा करके उससे कुछ चीज़ों को पूछना। से फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टर, मैं यानी कि एनसीएलटी का ट्रिब्यूनल, ठीक है, जज। तो जज ने पूछा, जज ने कोई स्टेटमेंट उससे पूछी, उसने वो स्टेटमेंट दी, तो जज क्या करेगा? उस स्टेटमेंट को लिख लेगा और उसके सिग्नेचर उसमें करवा देगा। एक तरीके से उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। यानी कि जो भी तुमने इसमें लिखा है डायरेक्टर, वो हम मानेंगे कि तुमने कसम खा करके सच सच लिखा हुआ है। इसी चीज़ को हम कहते हैं एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है। तो समनिंग, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। आप डायरेक्टर को, मैं अपने एग्जाम्पल में डायरेक्टर लेकर के चल रहा हूँ, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कंपनी को कोई ऑफिसर हो सकता है। आप उस पर्सन से या उस कंपनी से क्या मांग सकते हैं? उसके रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। सो रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट करो, एनसीएलटी के सामने प्रेजेंट करो, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करो, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर को प्रेजेंट करो, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर को प्रेजेंट करो। तो इस तरह से आप बुक्स ऑफ अकाउंट से मांग सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट के ऊपर आप एविडेंस मांग सकते हैं। एफिडेविट का मतलब कि एक स्टैम्प पेपर में आप लिख करके दें कि जो भी आप बोल रहे हो सच बोल रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एनसीएलटी ने डायरेक्टर को पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट में लिखा कि मेरी सैलरी इतनी इतनी है और उसको स्टैम्प पेपर में करवा दिया, एफिडेविट में करवा दिया। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कि मतलब जो भी आप ये लिख रहे हैं आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं ऐसा मान करके हम चलेंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट में जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम एज ए प्रूफ की तरह पेश कर सकते हैं कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के पास। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। से फॉर एग्जांपल आरओसी, ये एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो मान लो आरओसी के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ट्रिब्यूनल को लगता है
कि इस कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स आरओसी के पास है, तो आरओसी से ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट कर सकता है, ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप कंपनी के ये रिकॉर्ड्स की कॉपी हमें दे दो, ठीक है। जैसे कोई एनुअल रिटर्न जमा हुई है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई जमा हुई है, तो इस तरह से बोर्ड रिपोर्ट अगर कोई जमा हुई है तो वो उन सब की कॉपी एनसीएलटी मांग सकता है, ये पावर है। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी विटनेसेस होते हैं, मान लो अब ट्रिब्यूनल के पास एनसीएलटी के सामने बहुत सारे गवाह हैं, अब उन गवाह को एग्जामिन करने के लिए एनसीएलटी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल को वो एग्जामिन करते जाए, तो उसके लिए हम एक अलग सी कमेटी बना सकते हैं। कमीशन का मतलब एक कमेटी, एक टीम, एक कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी का काम होगा उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना, उन विटनेसेस को एग्जामिन करना, उनसे इंक्वायरी करना, ठीक है। तो इशूइंग कमीशन में एक कमीशन बना सकते हैं। डिसमिसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, से फॉर एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले सुनो। डिसमिसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, मान लो हमने डायरेक्टर को बोला कि ये डॉक्यूमेंट हमें जमा करो, डायरेक्टर ने वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, या डॉक्यूमेंट जमा तो किया लेकिन वो गलत सलत जमा किया, तो हम उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है। डिसमिसिंग रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट जो जमा हुआ है। एंड डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, और जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक जो ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी है, वो एक्स पार्टे यानी कि अपनी एजम्पशन लेकर के उस मैटर के ऊपर डिसाइड कर सकती है। नाउ सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टे, अब मान लो कि बाद में जो डायरेक्टर है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाता है, वो ट्रूथफुल डॉक्यूमेंट से लेकर के आ जाता है, तो ठीक है, जो भी ट्रिब्यूनल ने अभी तक ऑर्डर पास किया था, जो भी मतलब उसने डिसीजन लिया था अपनी एजम्पशन के बेस पर, अब उसको वो साइड कर देगा, साइड मतलब उसको कैंसिल कर देगा। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टे, समझ आ गई बात। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा कोई और भी मैटर्स हो सकते हैं जो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो हमें हर एक एक्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। कुछ बातें कम हो सकती है, कुछ बातें ज़्यादा हो सकती हैं, बट मोर और लेस इसी तरह की बातें होती हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये सब बातें क्या लिखी गई हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।